अगले दिन जब जोंग हा नींद से उठी तो उसने देखा कि मैं अभी भी सोफा पर लेटा हुआ था और मेरी पोजीशन एक रत्ती भी नहीं बदली थी। उसे लगा कि कल रात जो हुआ वो सब शायद एक सपना था, एक सपना जिसमें मुझ जैसा पागल कुत्ता अचानक से इतना ओबीडियंट और शरीफ बन गया था। पर अचानक उसने नंगे पैर ही दबे पांव चलकर ठीक मेरे पास आकर उकरू बैठ गई। उसने सबसे पहले हल्के से मेरे सफेद बालों को छुआ, फिर धीरे धीरे उन्हें और जोर से सहलाने लगी, जिससे मेरा पूरा हेयर स्टाइल कचरा हो गया। उसके बाद उसने एकदम प्यार से मेरे चेहरे के उस जख्म को छुआ। उसका चेहरा मेरे और भी पास आता जा रहा था और उसके गाल शर्म से लाल होते जा रहे थे। जब ये नालायक सो रहा है तो उसे चुपके से एक छोटा सा रिवॉर्ड देने में कोई बुराई तो नहीं है ना। अगले ही सेकंड एक बेहद सॉफ्ट और नरम किस सीधा मेरे होठों पर आकर लैंड हुई। किस करने के ठीक बाद जोंग हान का चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हो गया और वो रॉकेट की स्पीड से भागकर वापस अपने बेड पर कंबल में घुस गई। पर इस अमीरजादी को ये नहीं पता था कि जैसे ही वो वहां से पलटी थी, मेरी उन बंद आंखों के नीचे मेरे होठों पर एक कमीनी और फितूरी हंसी ऑटोमेटिकली आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद मैंने एक लंबी उबासी लेने का नाटक किया और आराम से नींद से उठने की एक्टिंग की। ठीक है, बस इस एक बार के लिए अलाउ कर रही हूँ। मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा और मैं एक ही झटके में बाथरूम के अंदर घुस गया। मुझे पता था मेरी किंग हान सबसे बेस्ट है। मुझे इस पागलों की तरह खुश होता देखकर जोंग हान को फीलिंग आई कि वो फिर से मेरे किसी जाल में फंस गई है। अगले ही सेकंड उसने शर्माते हुए शावर हेड उठाया और मेरे सिर पर गुनगुना पानी डालना शुरू किया। शाओरन, अपनी आंखों पर कंट्रोल रख, मेरी टांगों को इस तरह घूरना बंद कर और मेरे पैरों को भी नहीं देख सकता तू, और चुपचाप बैठ, हिल मत। अगर पानी तेरे जख्म में चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार, तेरा सिर धोने के चक्कर में मेरे खुद के कपड़े भीगे जा रहे हैं। दिमाग खराब कर दिया है तूने। वो बेचारी बुरी तरह परेशान होकर काम कर रही थी और इस सब में उसने पूरे आधे घंटे तक मेरा सिर धोया और मैं वहां बैठा फुल मजे ले रहा था। मैं तो अंदर ही अंदर पछतावा कर रहा था कि काश मेरे पास धोने के लिए 2 सिर होते। बाल धोने के बाद जोंग हान एक तरफ ड्रायर से मेरे बाल सुखा रही थी और दूसरी तरफ एकदम चौड़ और एटीट्यूड में बोल रही थी, अब तो तू खुश है ना? मेरे हाथों से अपना सिर धुलवाना ये तेरी पिछले जन्म की बहुत बड़ी किस्मत होगी जो तुझे ये मौका मिला है। मैंने एकदम प्यार और शांति भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। हाँ किंग हान, मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ। ये सुनते ही उसके ड्रायर पकड़े हुए हाथ में एक जोर का झटका आया। उसने शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया और वहां ड्रायर फेंककर बोली, बाकी के खुद सुखा ले, और वहां से डरकर भाग निकली। खाना खाने के बाद जोंग हान अपने कमरे में घुस गई और घंटों तक तैयार होती रही और मुझे किसी भी हालत में अंदर नहीं आने दिया। पर जब वो वापस तैयार होकर बाहर आई तो मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। उसके लंबे और घुंघराले बाल उसके कंधों पर बिखरे थे। एकदम टाइट फिटिंग वाली स्कर्ट में उसका फिगर किसी आग की तरह लग रहा था और उसकी लंबी टांगों पर वही मेरी सबसे फेवरेट ब्लैक स्टॉकिंग्स थी और पैरों में काले रंग की हाई हील्स। भाई, इस लुक की मौत वाली फीलिंग एकदम मैक्स लेवल पर थी। मेरे इस ला टपकाने वाले रिएक्शन को देखकर जोंग हान ने एकदम सेटिस्फाई होने वाली हंसी दी। ठरकी शाओरन, चल अब। वो चलकर मेरे पास आई और मेरे सफेद बालों को हल्के से खींचा और पलटकर सीधा दरवाजे की तरफ चल पड़ी। मैं किसी वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे भागा। भाई, इस फिगर को कौन झेल सकता है? किंग हान, मेरा वेट तो कर, थोड़ा आराम से चलना। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसकी उन दोनों ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली लंबी टांगों को ताड़ रहा था। मेरा दिमाग सच में घूम रहा था। जोंग हान ने मुझे एक तीखी नजर से घूरा और गाड़ी के पास आकर रुक गई और चिढ़ते हुए आवाज में बोली, वहां पत्थर की तरह क्या खड़ा है? आकर मेरे लिए गाड़ी का गेट खोल। तब जाकर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने जल्दी से उसके लिए पीछे वाली सीट का गेट खोल दिया। गाड़ी में बैठते ही मेरी आंखें जैसे वहां फेविकोल से चिपक गई थी। मैं जोंग हान की उन दोनों टांगों को ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाऊंगा। एक सेकंड के लिए भी मैं वहां से नजर हटाना नहीं चाहता था। जोंग हान ने गुस्से में मुझे घूरा, जैसे इशारा कर रही हो कि थोड़ा अपनी ठड़क पर कंट्रोल करूं, पर मेरी आंखें तो जैसे उसकी टांगों पर ही पैदा हुई थीं, वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में उससे रहा नहीं गया और बेचारी आवाज में बोली, शाओरन, प्लीज थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर ले। तुझे देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं किसी एक नंबर के ठरकी इंसान के साथ बैठी हूं। मैंने करके अपनी ढीठ वाली हंसी दी और बिना सोचे अपना हाथ अपने गाल के जख्म की तरफ ले गया। किसे पता था कि वो अचानक से मेरा हाथ पकड़ लेगी और ठंडी आवाज में बोली, क्या कर रहा है? फिर से भूल गया कि तेरे चेहरे पर जख्म है, अपने इन गंदे हाथों पर कंट्रोल रख। ये बोलकर उसने मेरे हाथ को झटक कर साइड में कर दिया, पर मैं सुधरने वालों में से कहा था। मैं और बेशरम बन गया। मैं इंच बाय इंच उसकी तरफ खिसकने लगा और करीब, यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह चिपकने वाले थे। जोंग हान का चेहरा शर्म से एकदम लाल था,
पर अजीब बात तो ये थी कि उसने मेरी इस ढीठपन वाली हरकत को रोका नहीं। ठीक उसी वक्त वो मेरे चेहरे पर उस जख्म को देख रही थी और अचानक किसी गहरी सोच में डूब गई। मैं तो इस नालायक को कुत्ते की मौत मारना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था कि मैं आखिर में इसके ही जाल में फंस जाऊंगी। ये सोचते ही उसे अचानक लगा कि इस मामले में वो हमेशा ऐसे दबकर नहीं रह सकती। उसके तुरंत बाद झोंग किंगहान के होठों पर एक एकदम शैतानी और चालू हंसी आ गई। अच्छा, इतना पास आकर बैठना है ना तुझे? मेरी टांगों को तारने का बहुत शौक है ना तुझे? अगले ही सेकंड उसने अपनी सारी शर्म को दबा दिया और सीधा अपनी दोनों लंबी टांगे हवा में उठाई और एकदम मजबूती से मेरी जांघों के ऊपर रख दी। वो एक कातिल हंसी के साथ मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसकी आंखें बोल रही हूँ, मैडम ने सीधा ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है, अब तू क्या करेगा? ये फीलिंग आते ही मेरी पूरी बॉडी में एक झटका सा लगा। मेरा तो दिमाग ही हैंग हो गया। पर वो गाड़ी के कोने में आराम से टिकर बैठ गई, अपने हाथ पर सिर रखकर लेट गई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और एकदम नशीली और फ्लर्ट करने वाली आवाज में बोली, श्याओरन, बता दे रही हूँ, गलती से भी हिलना मत। अगर तूने गलती से भी अपने हाथ यहाँ वहां लगाए तो मैं तुझसे बात करना बंद कर दूंगी। भाई, अंदर ही अंदर मेरा जो दुख था वो सिर्फ मैं जानता था। ऐसा रिवॉर्ड तो सपने में भी मिलना मुश्किल था, पर मेरे सामने इतना खतरनाक नजारा हो और मैं हिल भी ना सकूं, इससे बड़ी सजा और क्या होगी। ठीक उसी वक्त उसने जानबूझकर शर्माती शक्ल बनाई और अपने पैरों को मेरी जांघ पर हल्के से रगड़ दिया। आह श्याओरन, तेरी पैंट में ऐसा क्या है जो मेरे पैर पर चुभ रहा है? मेरा तो गला ही सूख गया। पानी पीने की प्यास लग रही थी, पर डर था कि अगर मैं हिला तो वो अपनी टांगे वापस हटा लेगी। मेरी इस फटी हुई और डरपोक हालत को देखकर झोंग किंगहान अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रही थी। क्या तू थोड़ा सा हिंट दे सकती है कि आगे का क्या रिवॉर्ड होने वाला है? पर झोंग किंगहान ने एक अजीब सा सस्पेंस वाली स्माइल दी। फालतू की बातों में दिमाग क्यों लगा रहा है? वक्त आने पर तुझे खुद ही पता चल जाएगा। गाड़ी बहुत तेजी से अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर पहुंच गई। नीचे उतरना श्याओरन। क्या हुआ? मेरा पैर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है क्या? झोंग किंगहान ने हंसते हुए मेरे उन सफेद बालों को प्यार से रौंद दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से नीचे उतरा। मेरी नजर सीधा उस पार्क के सबसे बड़े फेरिस व्हील पर गई और मैंने दिमाग में सेटिंग बिठा ली कि किसी भी हाल में मैं उसे इस झूले पर जरूर लेकर जाऊंगा। पर जैसे ही हम लोग टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगने वाले थे, अचानक से किसी की शॉक वाली आवाज आई। अरे किंगहान, तुम? क्या किस्मत है, तुम मुझे यहाँ मिलोगी। मैंने सोचा भी ही पलट कर देखा। एक एकदम चमचमाता सूट बूट पहना हुआ जवान लौंडा एक बड़ी सी मुस्कान लिए सीधा झोंग किंगहान की तरफ चला आ रहा था और उस ढक्कन को देखते ही झोंग किंगहान की भौहें गुस्से से ऊपर चढ़ गईं। उसकी आंखों में उस आदमी के लिए सिर्फ गुस्सा और चिढ़ दिख रही थी। वो आदमी चलकर ठीक झोंग किंगहान के सामने आकर रुका और उसके ठीक पीछे एक एकदम चमकीली और ओवर मेकअप वाली लड़की खड़ी थी। उस आदमी ने हंसते हुए हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया ताकि वो झोंग किंगहान के हाथ को छू सके, पर झोंग किंगहान ने तो उसको एक रत्ती औकात तक नहीं दी, जिससे बेचारे का हाथ हवा में ही लटका रह गया। उस आदमी की आंखों में एक सेकंड के लिए गुस्सा और बेइज्जती की आग चमकी, पर अगले ही पल उसने वापस से वही नकली चमचागिरी वाली हंसी पहन ली। किंगहान, लगता है अपना रिलेशन सच में बहुत गहरा है। पर झोंग किंगहान ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में जवाब दिया, शू जेयू, मैं तुझे ठीक से जानती तक नहीं हूँ और गलती से भी मेरा नाम किंगहान पुकारने की हिम्मत मत करना। इस पूरे ड्रामे के दौरान उस ढक्कन शू जेयू ने मुझे तो एकदम हवा समझ रखा था। ठीक उसी वक्त उस शू जेयू के बगल में खड़ी उस ओवर मेकअप वाली औरत की जल भुनकर राख हो गई। वो नखरे दिखाते हुए अजीब आवाज में बोली, जेयू बेबी, ये चुड़ैल कौन है? चलो ना, हम अंदर चलते हैं। तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि मुझे ब्रांडेड बैग दिलाओगे। किसे पता था कि उस औरत की बकवास सुनकर शू जेयू का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाएगा। उसने झटके से उस औरत को धक्का दिया और चिल्लाकर गाली दी, कैसा बैग? तेरी औकात भी है मेरे पैसे उड़ाने की? निकल यहाँ से। जो बंदी एक सेकंड पहले उसके चिपक कर घूम रही थी, अगले ही सेकंड उसने उसको किसी फटे हुए कचरे के डिब्बे की तरह फेंक दिया था, क्योंकि उसके ठीक सामने खड़ी झोंग किंगहान की ब्यूटी के आगे वो औरत गटर की मक्खी और किंगहान आसमान की अप्सरा जैसी लग रही थी। वो औरत बेइज्जती से इतनी जल गई थी कि उसका पूरा मेकअप वाला चेहरा बिगड़ गया और वो वहां से पलटकर दौड़ गई। झोंग किंगहान ने जब ये देखा तो उसके दिल में शू जेयू के लिए नफरत और भी बढ़ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अम्यूजमेंट पार्क के अंदर खींचने लगी। श्याओरन, चल यहाँ से। तब जाकर शू जेयू ने पहली बार ठीक से मेरी तरफ देखा। उसके दिमाग ने तेजी से चरखी घुमाई और उसने ये रिजल्ट निकाला, एक अनजान सफेद बालों वाला अजीब सा लड़का। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही सेकंड वो एकदम ढीठ बनकर दोबारा हमारे पीछे लग गया। किंगहान, मेरा वेट तो करो, क्या हम साथ मिलकर नहीं घूम सकते? ये शू जेयू असल में तियान हाई
सिटी के पावरफुल शू फैमिली का दूसरा बेटा था, जिसका झोंग फैमिली के साथ पहले से ही बहुत गहरा कनेक्शन था। असल में इस शू जेयू ने बहुत पहले एक पार्टी में झोंग किंगहान को देखा था और उसे देखते ही उस पे लटू हो गया था। तब से वो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा था। पर झोंग किंगहान को पहले से पता था कि इसकी हरकतें और कैरेक्टर कितना घटिया है, इसलिए उसने आज तक इसको कभी घास नहीं डाली थी। जब उसने देखा कि ये ढक्कन फिर से चिपकने आ रहा है, झोंग किंगहान की आंखों में सीधा मौत वाली आग चमक उठी। उसने एकदम ठंडी आवाज में कहा, शू जेयू, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी तुझसे कोई जान पहचान नहीं है। मुझे किंगहान कहकर मत बुला। मैं तेरे बाप की इज्जत करती हूँ, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। पर अगर मैंने ठान लिया कि मुझे तेरी जान लेनी है, तो तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा। आखिरकार तू अकेला पूरी शू फैमिली तो नहीं है ना। ये लाइन सुनते ही शू जेयू के कदम वहीं जमीन पर जम गए। उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसकी ये हालत देखकर झोंग किंगहान ने मजाक उड़ाते हुए ठंडी हंसी हंसी। शू जेयू, अगर तेरे पास इतना ही टाइम है तो ये सोच कि थोड़ी देर पहले जो औरत थी उसको बिस्तर पर कैसे ले जाए, क्योंकि तेरी पूरी जिंदगी की औकात और वैल्यू शायद सिर्फ शू फैमिली के लिए एक बच्चा पैदा करने की रह गई है। ये बोलकर उसने मेरा हाथ खींच लिया और बिना पीछे मुड़े सीधा अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चली गई। उस ढक्कन शू जेयू को वहीं मेन गेट पर पीले और मुर्दे जैसे चेहरे के साथ अकेला छोड़ दिया। वो गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। कमीनी लड़की, एक ना एक दिन मैं तुझे अपने पैरों में गिराकर कुत्ते की तरह भीख मंगवाऊंगा। अम्यूजमेंट पार्क के अंदर मैंने झोंग किंगहान के उस ठंडे और गुस्से वाले चेहरे को देखा। मेरे दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई। मैं मुस्कुराते हुए आगे गया और अपना सफेद बालों वाला सिर सीधा उसके ठीक सामने कर दिया। किंगहान, उस कचरे इंसान के लिए अपना मूड खराब मत कर। ये ले, मेरा सिर सहला ले। मेरे इस पागलों वाले सिर को देखकर झोंग किंगहान ने आखिरकार अपने मुंह पर हाथ रखा और हंस पड़ी। उसने अपने दोनों हाथ आगे किए और मेरे बालों को बुरी तरह से घसीटना शुरू कर दिया। मैं हंसते हुए उसके उन शैतानी हाथों से दूर हटा। अरे यार, बस कर किंगहान, और रगड़ेगी तो मैं पूरा टकला हो जाऊंगा। ये देख, बाल झड़ रहे हैं। मेरी इस बेवकूफी पर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी पहले वाली सारी टेंशन एक झटके में हवा हो गई। उसके बाद मैं किसी ऐसे गांव के लड़के की तरह घूम रहा था जिसने पहली बार दुनिया देखी हो। हर एक चीज मुझे नई और गजब लग रही थी, यहाँ तक कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी मेरी गो राउंड भी नहीं देखा था। झोंग किंगहान मेरे बगल में खड़े होकर मजे से हंस रही थी। श्याओरन, ये झूला छोटे बच्चों के लिए होता है, तू इतना बड़ा होकर इस पर बैठेगा? तुझे शर्म नहीं आती क्या? पर हंसी मजाक अपनी जगह था। जब मैंने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ खींचा, उसने मना नहीं किया और एकदम हीरोइन स्टाइल में एक तरफ पैरों को करके घोड़े पर बैठ गई। और जहां मैं बैठा था वहां से उसकी दोनों लंबी टांगे एकदम क्लियर दिख रही थी। सिर्फ मेरी टांगों को मत आड़ता रह नालायक। उसके चेहरे पर हल्के शर्म की लाली आ गई थी। उसने धीरे से डांटा, झूले का हैंडल ठीक से पकड़, कहीं नीचे मत गिर जाना। उसके बाद हमने और भी बहुत सारी राइड्स के मजे लिए और उनमें से ज्यादातर में मैं ही उसका हाथ पकड़कर पागलों की तरह खींचता हुआ ले गया था। जब मैंने गन से गुब्बारे फोड़ने वाला गेम खेला तो मेरा हर एक निशाना एकदम परफेक्ट टारगेट पर लगा। मैंने इतने सारे इनाम जीते कि उस दुकान वाले का डब्बा ही खाली हो गया, पर उसने उनमें से सिर्फ एक सबसे बड़ा और प्यारा सा स्टफ्ड टॉय चुना और उसे कस के गले से लगा लिया। मैंने चौड़ में आकर बोला कि एक बार बस पोजीशन देख लूं ना तो मैं आंख पर पट्टी बांधकर भी एग्जैक्ट निशाना लगा सकता हूं। पर झोंग किंगहान को लगा मैं बस हवाबाजी कर रहा हूं। हम दोनों ने पूरा दिन पागलों की तरह एंजॉय किया जब तक कि शाम ढलने नहीं लगी। आखिर में मैं जिद करने लगा कि मुझे उस सबसे बड़े फेरिस व्हील पर बैठना है, तो वो मेरी बात मानकर मुझे वहां ले गई और उसने स्पेशली एक ऐसा खाली कैबिन चुना जिसमें कोई दूसरा नहीं था। वो बड़ा सा झूला धीरे धीरे घूमने लगा। हम आराम से बातें कर रहे थे और माहौल एकदम रोमांटिक और शांत था। ठीक उसी वक्त मैंने अचानक से कहा, किंगहान थैंक यू। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर अपनी पलकें झपकाई और पूछा, ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने हल्का सा स्माइल किया। मेरी निगाहें कैबिन के कांच की खिड़की से बाहर आसमान में फैले हुए उन लाल बादलों की तरफ ठहर गईं। खिड़की के बाहर देखते हुए मैंने बहुत ही धीमी आवाज में बोला, क्योंकि मेरा कोई बचपन था ही नहीं। मेरी इस एक छोटी सी लाइन ने झोंग किंगहान के दिल में सीधा तीर की तरह वार किया। उसे झटके से याद आया कि मैं अनाथ था। ढलते सूरज की रोशनी में मेरे चेहरे का वो जख्म उसे ऐसी फीलिंग दे रहा था जैसे मैं कोई टूटा हुआ शीशे का खिलौना हूं। उसका दिल अंदर ही अंदर बेवजह दर्द से भरने लगा। अगले ही पल मैंने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। मेरी आंखों में उसके लिए बेहिसाब प्यार और सॉफ्टनेस थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके ठीक चेहरे के सामने आकर रुक गया। मैंने उसकी आंखों में ठहरकर बहुत धीरे से पूछा, किंगहान क्या मैं कर सकता हूँ? मेरी आवाज बंद होते ही वो झूला घूमते हुए ठीक आसमान की सबसे ऊंची टॉप हाइट पर पहुंच गया। शाम की उस लाल रोशनी ने हम दोनों के चेहरों को और भी लाल कर दिया था और झोंग किंगहान ने भी बिना इनकार किए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर का पेशेंस पूरी तरह से टूट गया। मैंने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो एकदम सॉफ्ट और मखमली फीलिंग मुझे टच हुई। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसमें अपने दोनों हाथ आगे
आगे किए और मेरी गर्दन में अपने हाथ डालकर मुझे कस के पकड़ लिया। उसके इस रिएक्शन से मेरे अंदर आग और भड़क उठी। मैंने भी दोनों हाथों से उसकी पतली कमर को कस के जकड़ लिया। हमारा वो प्यार भरा पल एकदम नरम था, पर उसमें गर्म आग भी थी। हम दोनों एक दूसरे में खोकर कस के गले लग गए। बहुत लंबे टाइम बाद हमारे होंठ एक दूसरे से अलग हुए। होंठों के अलग होने पर एक हल्की सी सलाइवा की तार शाम की रोशनी में चमक रही थी। झोंकिंग हान का चेहरा शर्म के मारे पूरा लाल टमाटर जैसा हो चुका था। उसके दिल की धड़कन किसी ढोल की तरह तेज बज रही थी। उसके अंदर मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत ही नहीं बची थी, पर मेरी आंखों में एक पूरी हंसी और चमक थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके उस छोटे और नरम हाथ को कस के पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मैं उससे कुछ बोलने ही वाला था, पर उसने अपना सिर मेरी छाती में छुपा लिया और तेजी से सांसें लेने लगी। शाओरन चुप रह, कुछ मत बोलना। हम दोनों बस वहां शांति से एक दूसरे के गले लगे बैठे रहे, जब तक कि झूला घूमकर वापस जमीन पर नहीं आ गया। मैं उसका हाथ पकड़े हुए बाहर आया। रास्ते में उसने कई बार अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर मैंने इतने कस के पकड़ा था कि वो नाकाम रही। वो शर्म से लाल मुंह किए हुए मुझे चिढ़ाते हुए प्यार भरी नजर से घूर रही थी। नालायक शाओरन, इस बार तूने अपना फायदा उठा ही लिया और फिर वापस नखरे से ऑर्डर दिया। क्या बेवकूफों की तरह दांत निकाल रहा है? बस हंसना ही आता है तुझे? आज तो तूने मेरा बहुत बड़ा फायदा उठा लिया है। घर चलकर मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा आज। उसकी बात खत्म होते ही उसने वो बड़ा सा टेडी बियर जबरदस्ती मेरे सीने पर ठूस दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से तेज कदमों से भाग निकली। मैं वो बड़ा सा रैबिट वाला खिलौना पकड़े हुए उसके पीछे दौड़ने लगा। हम दोनों पागलों की तरह रास्ते भर एक दूसरे से छेड़छाड़ करते हुए गेट तक पहुंच गए। मैंने एक ही झटके में पीछे से जाकर उसको कस के पकड़ने की कोशिश की, पर वो हंसी और उसने सरप्राइज होकर छोटी सी चीख मारी और झटके से पलटकर उसने मेरे हाथ से वो रैबिट खिलौना पकड़ा और हम दोनों के ठीक बीच में शील्ड की तरह लगा दिया। लाइफ में पहली बार मुझे उस सॉफ्ट खिलौने पर इतना गुस्सा आया। साला, ये खिलौना कबाब में हड्डी बन रहा है। उसके बाद वो हे करके हंसती हुई गाड़ी के अंदर घुस गई और मुझे देखकर जीभ चिढ़ाकर नखरे दिखाए। मैंने भी एक सेकंड वेस्ट नहीं किया और झट से गाड़ी के अंदर उसी के बगल में घुस गया। उस बीच में आने वाले रैबिट को झटके से उठाकर आगे की खाली सीट पर फेंक दिया और वापस से उसके नरम हाथों को फुल पावर से लॉक कर लिया। अब बता, अब तू कहाँ छिपकर बचेगी मुझसे? वो मजे में चीख रही थी, पर मुंह से ऑर्डर देने का नाटक कर रही थी। श्याओ की, ये लफंगा मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी से इसको उठाकर मछलियों को खिलाने ले जा। पर आगे गाड़ी चला रहे श्याओ की ने तो जैसे कान में रुई डाल रखी थी। उसने कुछ न सुनने की एक्टिंग की। उसने चुपचाप शांति से गाड़ी स्टार्ट कर दी और ड्राइव करने लगा। ठीक उसी वक्त झोंकिंग हान ने अपनी वही कातिल टांगे उठाकर एक बार फिर से मेरी जांघों पर रख दी। उसकी आंखों में एकदम फ्लर्ट करने वाला नशा भरा हुआ था। नालायक शाओरन, आज मुझे घूमकर सच में बहुत ज्यादा मजा आया। ये तेरे लिए आज का एक छोटा सा रिवॉर्ड है। मेरी टांगे थक गई हैं, इन्हें दबा दे थोड़ा। भाई, ये रिवॉर्ड, इसके लिए तो मैं भूखा बैठा था। मैं तो खुशी से पागल ही हो गया। मेरे हाथ डर और एक्साइटमेंट के मारे कांप रहे थे और मैंने आगे बढ़ाकर जैसे ही मेरे हाथ उसकी नर्म स्किन पर टच हुए, हम दोनों के दिल के अंदर एक करंट जैसा भयानक झटका लगा। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये फीलिंग इस दुनिया की सबसे बेस्ट और कड़क फीलिंग थी। मैं बिल्कुल पागल और फिदा शक्ल में उसका पैर दबा रहा था, पर झोंकिंग हान मेरे इस रिएक्शन से एकदम खुश थी। वो थोड़ा पीछे होकर आराम से सीट पर लेट गई। उसने एक और कमीनी हंसी हंसकर मुझसे कहा, शाओरन, मेरे नीचे के पैर भी दर्द कर रहे हैं। ये बोलकर उसने अपने नरम पैर हवा में हिला दिए। मुझे इशारा देने लगी कि मैं उसकी हाई हील्स उतार दूं। मुझे लगा भाई आज तो लॉटरी लग गई। आज की रात सच में मेरी सबसे लकी रात है। पर अब एकदम से कुत्तों की तरह भूखा बनकर उस पर कूदना थोड़ा वियर्ड हो जाता, इसलिए मैंने शरीफ लड़कों वाली मास्क पहन ली और एकदम सीरियस और नॉर्मल शक्ल बनाकर धीरे से उसकी वो हाई हील्स पैर से उतारी और उन छोटे नरम पैरों की मसाज करनी शुरू कर दी। दबाते दबाते मेरे अंदर कंट्रोल खोने का डर पैदा हो गया तो मेरी उसको ठीक से घूरने की औकात खत्म हो गई। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और खिड़की के बाहर घूरने लगा, पर उस तेज झोंकिंग हान को मेरा ये प्लान और हालत एक सेकंड में समझ आ गई थी। उसने शैतानी करते हुए अपने उन दोनों छोटे पैरों को मेरी गोद में इधर उधर रगड़ना शुरू कर दिया। मुझे सच में फीलिंग आने लगी कि ये चालू औरत आज मुझे फुल टाइम टीज कर करके मेरा पागल बना देगी। स्टेट पहुंचने पर झोंकिंग हान खुद गाड़ी से उतरी। शियाओ की भी सिचुएशन समझकर चुपचाप एक कोने में चला गया। उसके ठीक बाद झोंकिंग हान गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी हुई और एकदम चालू हंसी के साथ बोली, शियाओरन, मैं तुझे गाड़ी में थोड़ी देर और आराम से बैठने की इजाजत देती हूँ। मैं अंदर घर में तेरे खाना बनाने का वेट कर रही हूँ। ये बोलकर उसने धड़ाम से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। मेरा सबसे पहला रिएक्शन ये था कि मैंने पानी की एक बोतल उठाई और सिर पीछे करके गट 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 पूरी बोतल एक सांस में पी गया। कचरा किस्मत, मैडम को मेरी सबसे बड़ी वीकनेस पता चल चुकी है। अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझे किसी तरह इस जाल से निकलने का रास्ता ढूंढ
ढूंढना पड़ेगा। मैं हमेशा ऐसे उसके आगे दबकर नहीं रह सकता। मैं गाड़ी के अंदर पूरे आधे घंटे तक टाइम पास करता रहा। तब जाकर मैं दबे पांव विला के अंदर घुसा। पर अंदर घुसते ही मैंने देखा कि जोंग किन हान आराम से सोफा पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसके हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और उसके जूते जमीन पर इधर उधर बिखरे हुए थे। जब उसने मुझे देखा तो एक कुटिल हंसी के साथ अपना वाइन ग्लास हिलाया। क्या बात है, तू सच में गाड़ी के अंदर पूरे आधे घंटे तक बैठा रहा, उसके बाद निकला? मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। भाई, भला आदमी ऐसे कामों का टाइम थोड़ी ना काउंट करता है। वो मेरा ये ऑकवर्ड एंड शर्मिंदा चेहरा देकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। जल्दी जाकर खाना बना ठरकी शियाओरन। अगर खाना टेस्टी हुआ ना तो तेरे लिए एक बहुत बढ़िया रिवॉर्ड है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इस तरह उसके इशारों पर नहीं नाचूंगा, तो मैं एकदम बागी बनते हुए ढीठ बनकर सोफा पर बैठ गया। मैं भी थक गया हूँ, मेरा कोई मूड नहीं है खाना बनाने का। जोंग किंग हान ने हल्का सा स्माइल किया, जैसे उसे पहले से ही पता था कि मैं यही बोलूंगा। मैंने देखा कि उसने एकदम स्टाइल और एटीट्यूड के साथ अपनी दोनों टांगे एक दूसरे पर रखी और अपनी उंगली से जमीन पर पड़े उस हाई हील की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए खून जैसी लाल चमक आई। ये तेरे लिए गिफ्ट है और मुझे इनकार बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी आवाज में इतना नशा और लाइन मारने वाली फीलिंग थी कि मेरे दिल में किसी बिल्ली के नोचने जैसी बेचैनी होने लगी। मैंने तुरंत एकदम शरीफों वाली शक्ल बनाई। ये क्या बकवास है, मैं इसका क्या करूंगा? तूने मुझे समझ क्या रखा है? जोंग किंग हान के होंठों पर एक कमीनी सी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, ये तेरे यूज करने के लिए ही तो गिफ्ट दिया है। शियाओरन, अब शरीफ बनने का नाटक बंद कर, जल्दी जाकर खाना बना, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आखिर में मेरी पूरी हवा निकल गई और मैं हार गया, पर मेरी जुबान अभी भी अकड़ रही थी। मैं तो बस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुझे भूख लगी है। मेरा इस गिफ्ट विफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। जोंग किंग हान ने कुछ नहीं बोला, बस हंसती रही। उसने सिर ऊपर करके रेड वाइन का एक और घूंट लिया और पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ अपने होठों को जीभ से चाटा। थोड़ी देर में मैंने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया। जोंग किंग हान बहुत मजे से खाना खा रही थी। वो अपने चॉपस्टिक्स चबाते हुए हंसते हुए मुझे देख रही थी। नॉट बैड शियाओरन, तू अब जाकर अपना रिवॉर्ड उठा सकता है। मैंने तिरछी नजर से सोफा के पास पड़े उस हाई हील को देखा, पर मैं एकदम शांत रहा और अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जोंग किंग हान ने मेरी ये ढीठपंती देखी तो उसने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई। बड़ा नखरेबाज बन रहा है, अभी भी शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। जोंग किंग हान ने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि उसके पास 1000 तरीके हैं मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करवाने के। खाना खाते वक्त मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया, किंग हान, कल मंडे है, क्या तू कॉलेज जाएगी? मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं पागलों की तरह उसे हर रोज देखना चाहता था, पर जोंग किंग हान ने हंसकर एक नखरे वाला जवाब दिया। क्यों पूछा? अगर ये मैडम कॉलेज नहीं आई तो तू तो उदास होकर रो रो कर मर जाएगा ना, इसलिए ये मैडम थोड़ा एहसान करके तेरे साथ आने को तैयार है। ये बोलने के ठीक बाद उसकी वो लाल आंखें एकदम किसी दीवाने की तरह मुझे घूरने लगी। ये सुनकर कि वो कल कॉलेज जाएगी, मेरे चेहरे पर एक खुशी की लहर आ गई, पर जैसे ही मैंने उसकी उन खूनी और डेंजर आंखों को देखा, मैं वहीं सुन पड़ गया। उन आंखों के अंदर एक ऐसी पागलपन वाली भयानक पॉसेसिवनेस दिख रही थी जिसे समझाना मुश्किल था। मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे जोंग किंग हान के अंदर का कोई खतरनाक भूत जाग गया हो। उसके होठों की हंसी अब थोड़ी डरावनी और पागलों जैसी लगने लगी थी। मैंने थोड़ा डरते हुए पूछा, किंग हान, तू मुझे ऐसे कंटिन्यूस क्यों घूर रही है? मेरी आवाज सुनकर जोंग किंग हान की आंखों से वो खतरनाक लाल चमक धीरे धीरे गायब हो गई। अभी थोड़ी देर पहले वो एक्चुअली में सोच रही थी कि कोई मौका ढूंढकर मुझे दवाई देकर बेहोश कर दे और हमेशा के लिए मुझे इस विला के अंदर कैद करके रख ले। ये ख्याल दिमाग में आते ही वो खुद डर गई थी। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे झुकाया और धीमी आवाज में कवर अप किया, कुछ नहीं, बस तुझे किसी भूखे जानवर की तरह खाना ठूसते हुए देख रही थी। किसी भिखारी जैसे खाता है, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है तू। पर एक बार उसके दिमाग में वो कैद करने वाला पागल ख्याल आ गया तो वो उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो जितना सोचती उसे वो आइडिया उतना ही ज्यादा मस्त लगने लगता। क्या हो अगर आगे जाकर तुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो, तो उस वक्त मैं उस लड़की को टपकाऊं या नहीं? क्या मैं सिर्फ उस लड़की को मारूं या उसके साथ साथ तुझे भी हमेशा के लिए मिटा दूं? मैं अभी फिश का एक पीस उठाने ही वाला था कि अचानक जोंग किंग हान ने टेबल पर एक जोर का थप्पड़ मारा और झटके से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसकी आंखें एकदम बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने मुझे मौत वाली निगाहों से घूरा और सीधा इंटेरोगेशन शुरू कर दिया। शियाओरन, चुपचाप मुझे सच बता, वो लड़की कौन है जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? मेरा तो फ्यूज ही उड़ गया। मैडम, लगता है खाना खाते खाते अपना दिमाग भी खा चुकी है। मैं फटी आंखों से उसे देख रहा था। अचानक से ये उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कहाँ से टपक आई? किंग हान, तू ठीक तो है ना? मैं चलकर उसके पास गया और बगल में बैठ गया और डरते डरते पूछा, पर उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं जम चुकी थी और उसकी आंखें लगातार और भी ज्यादा खूनी और लाल होती जा रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मैटर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो मैंने सीधा
सीधा उसे खींचकर अपनी गोद में लिटा लिया और उसके होठों पर एक सॉलिड और जोरदार किस कर दी। तब जाकर झोंकिंग हान की आंखों में थोड़ी जान वापस आई। उसकी आंखों से वो लाल रंग धीरे धीरे उतरने लगा और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक उसी वक्त मुझे अपने होठों पर एक दर्द भरा कट फील हुआ। मैंने आंख खोलकर देखा तो झोंकिंग हान एकदम मजे लेने वाली नजरों से मुझे देख रही थी। उसने मुझे झटके से धक्का देकर दूर किया और गुस्से और शर्म से लाल होकर बोली, बहुत ढीठ हो गया है तू श्याओरन, तेरी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे ही घर में मुझ पर ये घटिया हरकतें करने लगा है तू। क्या मैंने तुझे इसकी इजाजत दी थी? उसे वापस नॉर्मल देकर मैंने चैन की एक लंबी सांस छोड़ी और बेवकूफों की तरह हंसने लगा। उसने अकड़ के साथ एक ठंडी सांस छोड़ी और अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बालों को पूरी तरह बिखरा कर कचरा कर दिया। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उससे प्यार से सहलाकर पूछा, किंग हान, अभी थोड़ी देर पहले तेरे दिमाग में क्या चल रहा था? अजीब अजीब से पागलों वाले सवाल पूछ रही थी। झोंकिंग हान ने अपनी आंखें चुराई और इधर उधर देखने लगी। भला वो मुझे सच कैसे बता सकती थी कि मैं तुझे पीट पीट कर लूला बनाकर यहाँ कैद करने का प्लान बना रही थी, ताकि डर के मारे तू कभी मुझे छोड़कर ना जा सके। झोंकिंग हान ने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मुझे सीधा वार्निंग दे दी, श्याओरन, तूने मुझे किस किया है तो अब तू पूरी तरह से मेरी प्रॉपर्टी है। अगर गलती से भी मुझे पता चला कि तू किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा है तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। सिर्फ मेरे लिए एक्सेप्शंस हैं। ये सुनते ही मेरा दिमाग चल गया कि ये अमीरजादी अभी थोड़ी देर पहले सच में अपने दिमाग में ओवरथिंक कर रही थी और खुद ही एक फेक सौतन पैदा कर ली थी। ठीक उसी वक्त मिंग यी का कॉल आ गया। बॉस, कुछ लोग हमारी पॉन शॉप तोड़ने आए हैं, आप जल्दी से दुकान पर वापस आ जाओ। मेरी दुकान तोड़ने की हिम्मत? मैंने एकदम ठंडी और नॉर्मल आवाज में कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। मेरी दुकान तोड़ना चाहते हैं? लगता है इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। झोंकिंग हान ने कॉल की बातें नहीं सुनी थी, पर उसने पास आकर पूछा, श्याओरन, क्या हुआ? कोई मेरी दुकान तोड़ना चाहता है? ये सुनते ही झोंकिंग हान का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत श्याओकी को फोन लगाया। अगले ही सेकंड श्याओकी एक गाड़ी तूफान की स्पीड से चला रहा था और उसके पीछे दर्जनों कार्स की एक भयानक लाइन लगी हुई थी। पीछे वाली सीट पर बैठी झोंकिंग हान का चेहरा इतना खतरनाक था जैसे अभी उसमें से पानी टपकेगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी किसी कचरे की हिम्मत हो जाएगी मुझ पर हाथ डालने की। ये तो सीधा सीधा मौत को दावत देना था। मेरे चेहरे पर टेंशन का कोई निशान तक नहीं था। मेरे हिसाब से वो लोग जो मेरी दुकान तोड़ने गए थे वो लोग ऑलरेडी जिंदा लाश थे। मिंग यी और गुई मेई में से कोई भी अकेले ही उन सबको कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल कर मार सकता था। ठीक उसी वक्त झोंकिंग हान ने एकदम मौत वाली ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया, श्याओकी, गाड़ी और तेज भगा और पीछे आने वाले सभी लड़कों को बोल कि अपने हथियार निकाल लें। दुकान पर पहुंचते ही सबसे पहले उसको चारों तरफ से घेर लो। एक भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। उसकी दोनों आंखों में किसी भूखे जानवर जैसी जालिम फीलिंग भरी हुई थी। जी बॉस। उसी टाइम पॉन शॉप के ठीक बाहर एक एकदम मस्त सूट पहना हुआ चमचमाता हुआ आदमी मिंग यी पर उंगली उठाकर चीख रहा था, जल्दी से उस कचरे ये रन को बुलाकर यहाँ ला ताकि वो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे, वरना मैं इस कबाड़ खाने को आग लगाकर राख कर दूंगा। वो आदमी और कोई नहीं, तियानहाई सिटी के शू फैमिली का दूसरा लाडला बेटा शू जेयू था। जब उसने बैकग्राउंड चेक में पाया कि मैं सिर्फ एक लुखा और आम इंसान हूँ तो वो तुरंत अपने गुंडों को लेकर मेरी दुकान पर चढ़ाया। उसको लगा कि मैं बस झोंकिंग हान का पाला हुआ एक कुत्ता हूँ, तो वो अपना कल का गुस्सा मुझ पर निकालने आया था और साथ ही साथ मुझे धमकी देने आया था कि आगे से मैं झोंकिंग हान से दूर रहूं। पर मिंग यी बस दरवाजे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। ठीक उसी वक्त शू जेयू को अपने पीछे से गाड़ियों के इंजन की भयानक आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो मैं उसकी तरफ चलकर आ रहा था, पर उस ढक्कन को मुझे घूरने का दूसरा मौका तक नहीं मिला क्योंकि ठीक मेरे बगल में झोंकिंग हान एकदम मौत वाली बर्फीली शक्ल के साथ धीरे धीरे गाड़ी से उतर रही थी और उसके ठीक पीछे वाली गाड़ियों से दर्जनों आर्मी स्टाइल के कपड़े पहने हुए लड़के बाहर कूद पड़े। हर एक के हाथ में एक फुली लोडेड गन थी। 1 मिनट से भी कम टाइम में शू जेयू और उसके भेजे हुए गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। काले गन्स का मुंह ठीक शू जेयू के सिर पर ताना हुआ था, जिससे उसकी फट के हाथ में आ गई और वो ठंडे पसीने से भीग गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि झोंकिंग हान खुद यहाँ आएगी और ये भी नहीं सोचा था कि वो आते ही बिना वार्निंग के डायरेक्ट मौत का खेल शुरू कर देगी। शू जेयू की दोनों टांगें डर से कांपने लगी थीं, पर फिर भी उसने अपनी ढीठ वाली हंसी दिखाते हुए पूछा, किंग हान, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? पर उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि झोंकिंग हान ने बिना सोचे समझे एक गन निकाली और ठीक उसकी टांग पर फायर कर दिया। बैंग! एक भयानक आवाज ने रात के सन्नाटे को फाड़ दिया। शू जेयू के मुंह से ऐसी चीख निकली जैसे उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई हो। शू जेयू, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे किंग हान मत बुलाना। लगता है तू भूल गया। चल, आज मैं तुझे हमेशा के लिए याद दिला देती हूँ। झोंकिंग हान की आंखों में किसी खूनी और कातिल भूत जैसी आग थी। उसकी आवाज सुनकर नरक का रास्ता भी ठंडा पड़ जाए। शू जेयू दर्द के मारे जमीन पर कीड़े की तरह तड़प रहा था, पर उसकी घटिया औकात अभी भी नहीं आई थी और वो चीख रहा था, आ! झोंकिंग हान, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी शू फैमिली तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। झोंकिंग हान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और वापस गन उठाकर ठीक उसकी दूसरी टांग पर भी फायर कर दिया। इस बार उसके मुंह से एक और भी दर्दनाक मौत वाली चीख निकली
और वो दर्द के झटके से वहीं बेहोश हो गया। शू जेयू के साथ जो गुंडे आए थे उनकी तो डर के मारे पैंट ही गीली हो गई। जमीन पर जिंदा लाश बने अपने बॉस को देकर उनको इस बात का दुख हो रहा था कि वो यहाँ आए ही क्यों। झोंग बॉस, जान बख्श दो, ये सब हमें शू जेयू ने करने को बोला था। किसी ने झोंग किंग हान को पहचान लिया था और वो फौरन पैरों में गिरकर रोने और भीख मांगने लगा। बाकी सबने भी कॉपी करते हुए आंसू और नाक बहा बहाकर भीख मांगनी शुरू कर दी। शियाओकी ने बस एक इशारा किया और इन सबको मुर्गियों की तरह कस के बांधकर गाड़ियों में ठूंस दिया गया। उनका आखिरी अंजाम बस समुंदर की ठंडी मछलियां थीं। अगले ही सेकंड झोंग किंग हान धीरे धीरे चलकर आगे आई और उसने वो गन ठीक शू जेयू के दोनों भौहों के बीच उसके माथे पर लगा दी। ठीक उसी टाइम रात के सन्नाटे में कार ब्रेक की एक भयानक आवाज गूंजी। एक सफेद बालों वाला आदमी कार की खिड़की से बाहर निकलकर जोर से चिल्लाया। झोंग किंग हान को देखते हुए चिल्लाया, किंग हान बेटी रुक जाओ। पर किस्मत देखो, झोंग किंग हान ने उसकी आवाज सुनी तो उसका एक्शन और तेज हो गया। शू जेयू के सिर पर रखी गन का ट्रिगर कसके दबा दिया। बैंग, एक और गोली चलने की आवाज आई। शू जेयू की बॉडी 2 बार झटके खाई और हमेशा के लिए शांत हो गई। मौत। ये सब खत्म करने के बाद तब जाकर झोंग किंग हान ने पलटकर उस आदमी की तरफ देखा। यहाँ तक कि शियाओ की भी शौक में खड़ा था। उसको लगा था कि भले ही आज कुछ भी हो पर शू जेयू की जान नहीं जाएगी। जो आदमी वहां भागते हुए गाड़ी में आया था वो और कोई नहीं बल्कि शू जेयू का अपना बाप था। तियानहाई सिटी की पावरफुल शू फैमिली का बॉस शू मोचेंग। मैं चुपचाप खड़ा अभी अभी खून करके खड़ी झोंग किंग हान को देख रहा था और मुझे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और कातिल लग रही थी। इसकी मौत देने की टेक्निक सच में बहुत डेंजरस है पर मुझे यही तो पसंद है। गोली की आवाज सुनकर शू मोचेंग की हालत स्टैचू जैसी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, बेबसी थी और आखिर में सिर्फ एक लाचारी बची थी। झोंग किंग हान, तुमने ये क्यों? अपने सगे बेटे की लाश को देकर वो लगातार लंबी सांसें छोड़ रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर इन दोनों पावरफुल फैमिलीज के बीच गैंग वॉर शुरू हो जाता तो वो झोंग और शू फैमिली की मौत की लड़ाई होती। पूरा तियानहाई सिटी तबाह हो जाता। सिर्फ एक अचरे शू जेयू के लिए शू मोचेंग इस हद तक तबाही अफोर्ड नहीं कर सकता था। शू फैमिली के बॉस, आपके इस बेटे ने बार बार मेरी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की। पहले मैंने सिर्फ आपकी इज्जत रखने के लिए उसे बहुत बार जिंदा छोड़ा था। झोंग किंग हान ने एकदम ठंडे और एटीट्यूड वाले टोन में कहा। शू फैमिली के बॉस वाला टाइटल सुनकर शू मोचेंग ने अपनी भौहें गुस्से से ऊपर खींची। उसकी आंखों में एक जहरीली झलक थी। पहले यही झोंग किंग हान उसे इज्जत से शू अंकल कहकर बुलाती थी पर आज उसने सीधा शू फैमिली के बॉस बुलाया। इसका क्लियर मतलब था कि वो आज पूरी झोंग फैमिली के पावर के बेस पर उसको दबा रही थी। शू मोचेंग ने अपनी जहरीली सांप जैसी निगाहों से झोंग किंग हान को थोड़ी देर घूरा और फिर अचानक झटके से पलटकर उसने ठीक मुझ पर निशाना लगाया। तो ये है वो सफेद बालों वाला लड़का जिसके चक्कर में झोंग किंग हान ने पूरी शू फैमिली से दुश्मनी लेने का रिस्क लिया और मेरे बेटे को टपका दिया। उसके इस डेंजर लुक के सामने मैं एकदम बेफिक्र और नॉर्मल शक्ल बनाकर खड़ा था। मुझे तो रति भर का भी प्रेशर फील नहीं हो रहा था पर झोंग किंग हान अचानक एक कदम आगे आई और ठीक मेरे आगे किसी मौत के पहरेदार की तरह खड़ी हो गई। उसकी आंखों में फिर से वही खून की प्यास जाग उठी थी। शू फैमिली के बॉस, ये मेरा आदमी है। अगर इसको खरोंच भी आई ना तो भले ही उसमें दोनों फैमिलीज बर्बाद हो जाएं, मैं झोंग किंग हान शू फैमिली के एक एक आदमी का खून बहा दूंगी। शू मोचेंग का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से नीला पड़ गया। इस खतरनाक वार्निंग को सुनकर उसने मुझे दूसरी बार एक मौत वाली नजर से घूरा। आजकल के बच्चे बहुत खतरनाक हो गए हैं। बस यही लाइन फेंकर वो वापस गाड़ी में बैठ गया और उसने अपने सगे बेटे की लाश को तक जमीन पर छोड़ दिया और वहां से निकल गया। पर झोंग किंग हान को ठीक से मालूम था कि इस मैटर का यहाँ द एंड नहीं हुआ है। पर अगर टाइम मशीन उसको वापस ले जाए तो वो उस ढक्कन के भेजे में फिर से उतनी ही गोलियां उतारेगी और बिल्कुल जैसा उसने सोचा था। शू मोचेंग गाड़ी में बैठते ही उसने अपनी जेब से एक फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया और एकदम दबी हुई खौफनाक आवाज में बोला, तेरा ऑफर एक्सेप्ट है मुझे, तू वापस आ, आगे की डीलिंग आमने सामने होगी। पॉन शॉप के ठीक बाहर झोंग किंग हान के आदमियों ने एक झटके में पूरी सड़क क्लीन कर दी और चुपचाप आसपास के अंधेरे में गायब हो गए। शियाओकी को कुछ बोलने में थोड़ी टेंशन हो रही थी पर उसने आखिरकार कहा, बॉस हमें अभी अभी एक न्यूज मिली है। छोटे सरकार जल्दी ही तियानहाई सिटी वापस आ रहे हैं। वही दूसरी साइड तियानहाई कॉलेज में मेरा जान निकालने वाला वो मिलिट्री ट्रेनिंग का सेशन फाइनली खत्म हो चुका था। मैं और शिमुयुन आराम से ग्राउंड में लेटकर एक एक आइसक्रीम चबाते हुए गर्मी कम कर रहे थे। झोंग किंग हान आज भी कॉलेज नहीं आई थी। उसने मैसेज भेजकर कहा था कि मैं बस कॉलेज में वेट करूं। शिमुयुन मेरे गाल के जख्म को देखकर काफी क्यूरियस था। जब मैंने उसको अपना फेक किस्सा सुनाया तो वो हंस हंस कर पागल हो गया और बकवास करने लगा कि वो भी ऐसी ही चांदी जैसी हेयर डाई करवाएगा ताकि मुझसे बेटर दिख सके। मैंने ग्राउंड के दूसरी तरफ उंगली की जहां वो खतरनाक इंस्ट्रक्टर झाओ यू खड़ा था। हाँ भाई, प्लान तो एकदम सॉलिड है, बस फिर तैयार रहना कि झाओ
यू तेरा डेली बेस पे पिछवाड़ा तोड़ेगा। ये सुनकर शीमुयुन की वहीं पर पैंट गीली हो गई और उसने प्लान कैंसिल कर दिया। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में एक पुराना मामला चमका। मैंने अपना गला साफ किया। ओए शीमुयुन, मैंने तुझसे एक बहुत ही इम्प बात पूछनी थी। उस दिन जब हम तेरे घर गए थे तो वो जो सोफा पर रखा था ना, मेरी बात पूरी सुनने से पहले ही शीमुयुन की आंखें चमक उठी। उसने अपनी जांघ पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये रन, मैं जानता था मैं गलत नहीं हूँ। तू सच में इस फील्ड में मेरा एकदम पक्का पार्टनर है। मेरा रिएक्शन कुछ अजीब सा था। पार्टनर है? अबे मेरा रोल और तेरा रोल बहुत अलग है। मैंने सीधा आकर डीप टेक्निकल डिटेल्स पूछना शुरू किया। मैं तो ये पूछना चाहता था कि आखिर तू उस चीज को इतने लंबे टाइम तक ठीक कैसे रखता है? देखने में लग रहा था कि बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया हुआ है। शीमुयुन थोड़ा सा शॉक हुआ, फिर उसको लगा कि मैं बात समझ गया। उसे लगा कि मैं क्लीन रखने के प्रोसेस पर बात कर रहा हूँ। उसने अपनी प्रोफेशनल नॉलेज देना शुरू कर दी। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। रोज धो देना चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी, और कुछ सेंसिटिव पार्ट्स को तो ठीक से उलट पुलट कर अंदर से पूरा क्लियर करना चाहिए। भाई ये सब सुनकर मेरी तो सच में फटी की फटी रह गई। मेरी आंखें उसे हैरत और रिस्पेक्ट से देख रही थी। भाई साहब, अंदर और बाहर सब धोता है, उलट पलट कर ठीक से धोता है। ढूंढ कर दिखाओ इसके जैसा जिगर वाला बंदा। इसको घिन तक नहीं आती क्या? मुझे उस दिन पहली बार फील हुआ कि अमीर लोगों के पागलों वाले शौक सच में बहुत खतरनाक होते हैं। शीमुयुन मेरे शॉक रिएक्शन को समझ नहीं पाया। उसको अजीब लगने लगा। क्या बोल रहा है बे? मतलब तू अपना कभी क्लीन ही नहीं करता? ये सोचते ही उसके दिल में मेरे लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। उसने थोड़ा पास आकर स्लो आवाज में बोला, मुझे एडवाइस देने लगा। ये रन देख, अगर तेरा इन सब का शौक है ना, तो तेरे लिए बेटर होगा कि तू मेरी तरह ही करे। मैंने अपने दोनों हाथ हिलाकर फटाफट मना किया। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू ठीक है अपनी जगह। पर शीमुयुन ने एक ऐसी शक्ल बनाई जैसे उसको सब कुछ पता हो। उसे लगा कि मैं शर्मा रहा हूँ और उसके सामने अपनी छोटी सी आदत खोलने से डर रहा हूँ। मैंने तुरंत डिसाइड किया कि भाई इस टेक्निक से दूर रहने में ही मेरी भलाई है। मैं किसी आदमी को जान से जरूर मार सकता हूँ, पर भाई हर रोज किसी लाश के साथ रोमांस और चिक चिक करना, ये मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। हम दोनों में से किसी भी ढक्कन को ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि इस अजीब सी कॉन्वर्सेशन के बाद हम दोनों एक दूसरे को किसी लेजेंडरी खतरनाक मर्द का दर्जा दे चुके थे। ठीक उसी वक्त मेरा फोन बजने लगा। जोंग किंगहन का कॉल था। लग रहा था कि अब वो फाइनली फ्री हो गई है। कॉल उठाते ही उधर से जोंग किंगहन की एक थकी हुई आवाज आई। शियाओरन, शायद आज मैं नहीं आ पाऊंगी। ऐसा करना, तू सीधा मेरी ऑफिस आ जाना। मैं शियाओ की को तेरे लिए भेज रही हूँ। मुझे उसकी इस थकावट को फील करके अंदर से रोना आ रहा था। मैंने उसे तुरंत रोकते हुए बोला कि शियाओ की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही तेरे पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तू यहाँ आ जा, हम एक साथ खाना खाएंगे। जोंग किंगहान ने बस इतना बोला और कॉल काट दिया। मैंने तुरंत शीमुयुन के एक साथ नए एक्सपीरियंस लेने वाले पागल इनवाइट को मना कर दिया और पलटकर कॉलेज के गेट से एक टैक्सी पकड़ी और सीधा जोंग फैमिली की सबसे बड़ी बिल्डिंग की तरफ निकल गया। पर जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा, मेरी आंखों ने एक सेकंड के लिए एक काली रेंज की गाड़ी को देखा और अचानक मेरे दिल के अंदर किसी भयानक खतरे की फीलिंग आई। मैंने बस एक बार उस गाड़ी को घूरा और फिर इग्नोर कर दिया। पर मैं ये बिल्कुल नहीं जानता था कि उसी काली गाड़ी के अंदर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बैठा था और उसके ठीक बगल में बर्फ जैसी ठंडी शक्ल वाला एक मिडिल एज्ड आदमी था। वो मिडिल एज्ड आदमी कोई और नहीं, जोंग किंगहान का सगा बाप था, जोंग जैनहान। जोंग, आज तू यहाँ पर सिर्फ उस सफेद बालों वाले लड़के को ताड़ने आया था ना? उस बूढ़े ने बोलना शुरू किया। उसकी आंखों में किसी शेर जैसी चमक और नशा था। जोंग जैनहान ने तुरंत एकदम रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया, हाँ मिस्टर ली, मैं बस देखना चाहता था कि आखिर मेरी बेटी किंगहान को कैसा लड़का पसंद आया है। असल में ये मिस्टर ली नाम का बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था। ये एक बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स का मास्टर था और उसने अभी हाल ही में नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का टाइटल भी जीता था। ठीक उसी वक्त मिस्टर ली का चेहरा थोड़ा अजीब और टेंशन से भर गया। जोंग, अब तुझे अपने उस प्लान को थोड़ा बदलना पड़ेगा। तेरा वो बेटा जोंग यीचेन किसी भी हाल में नहीं जीत पाएगा, भले ही तू चुपके चुपके उसकी कितनी भी मदद क्यों ना कर ले। जोंग जैनहान की आंखों में अचानक झटका लगा और उसने हैरत में पूछा, क्या मतलब है मिस्टर ली? क्या कोई गड़बड़ हुई है? मिस्टर ली लगातार मेरी जाती हुई टैक्सी की तरफ घूर रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आवाज निकाली, अभी जो लड़का यहाँ से गया है ना, अगर उसने मेरे साथ फाइट की तो मैं 100% उसको हरा दूंगा। जोंग जैनहान के चेहरे पर यह सुनकर एक हल्की सी हंसी आ ही गई थी। ये कोई नई बात थोड़ी ना है, आप तो नेशनल चैंपियन हो। पर मिस्टर ली की अगली एक छोटी सी लाइन ने जोंग जैनहान के दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा दिए। उसने सुना कि मिस्टर ली की आवाज एकदम ठहरी हुई और दुखी थी और उसने हार मानते हुए कहा, हाँ मैं उसे हरा दूंगा, पर अगर हमारे बीच मौत की फाइट हुई तो उसमें मौत मेरी पक्की है। उस वक्त मुझे इन सब खतरनाक बातों का एक रत्ती भी आइडिया नहीं था। मैं तो आराम से आकर उस आलीशान जोंग बिल्डिंग के ठीक दरवाजे पर खड़ा था। मैंने हंसते हुए टैक्सी ड्राइवर को बोला कि मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ और सीधा थोड़ी चौड़ में चलते हुए मेन गेट के अंदर घुस गया। पर मेरी सारी हवा वहीं निकल गई। जब मैंने वहां रिसेप्शन पर जाकर बोला कि मुझे सीधा टॉप फ्लोर पर जाना है,
तो स्टाफ मेंबर्स मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे मैं कोई पागल खाने से भागा हुआ केस हूं। और तो और एक मस्त सूट पहने हुए मैनेजर ने सीधा अपना वॉकी टॉकी निकाला और चिल्लाया, सिक्योरिटी, एक पागल घुसाया है, जल्दी आओ और इसको यहाँ से बाहर फेंको। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया और मैंने आंखें घुमाते हुए उसको इग्नोर मारा। मजबूरी में मुझे शियाओकी को फोन लगाना पड़ा। कुछ ही सेकंड्स में शियाओकी बिल्डिंग की सबसे एक्सक्लूसिव वीआईपी लिफ्ट से नीचे आया और उन सब कचरा स्टाफ वालों की फटी हुई आंखों के ठीक सामने वो मुझे बड़ी इज्जत के साथ ठीक उस टॉप फ्लोर पर ले गया। जैसे ही मैंने जोंग किंग हान के पर्सनल ऑफिस में एंट्री ली, मैंने देखा कि वो सोफा पर आराम से सिकुड़ कर बैठी थी और टेंशन में उसकी भौहें चढ़ी हुई थी। मैं बेशर्म की तरह करते हुए उसके पास गया। किंग हान, देख मैं आ गया, कितने लंबे टाइम बाद मिले हैं हम दोनों। उसने एक तीखी नजर मुझ पर डाली। उसकी भौहें थोड़ी सी ढीली हुई पर फिर भी नखरे दिखाते हुए बोली, कैसा लंबा टाइम? हमें अलग हुए मुश्किल से आधा दिन ही तो हुआ है। मैं उसके ठीक बगल में चिपक कर बैठ गया और कमीनों वाली शैतानी हंसी के साथ बोला, 1 घंटा तेरे बिना किसी एक सेंचुरी की तरह निकलता है मेरे लिए। ये लाइन सुनते ही जोंग किंग हान का चेहरा शर्म से टमाटर बन गया। उसने मुझे हंसते हुए डांटा, थरकी। पर ये बोलने के ठीक बाद उसने बिना किसी टेंशन के अपनी कातिल टांगे सीधा मेरी जांग के ऊपर रख दी। मैं तो जैसे इशारों का खिलाड़ी था। मैंने अपने दोनों हाथ आगे किए और उसकी टांगों की एकदम प्यार से मसाज करनी शुरू कर दी। पर थोड़ी ही देर में उसकी सांसें धीमी और गहरी होने लगी। वो ठीक वहीं पर गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं उसे सोता देकर बस धीट वाली हंसी हंस रहा था। लगता है मैडम कल की टेंशन में पूरी रात सो नहीं पाई थी। मैं बहुत धीरे से उसकी पोजीशन को ठीक किया ताकि उसे सोने में दिक्कत ना हो और अपना जैकेट उतारकर उसके ऊपर डाल दिया ताकि ठंड ना लगे। बोरियत के मारे जब मेरे पास कोई काम नहीं बचा तो मैं ऐसे ही उसके शानदार ऑफिस को घूर घूर कर ताड़ने लगा। ठीक उसी वक्त मेरी नजरें उसकी वर्क डेस्क पर रखी हुई एक कागज की फाइल पर लॉक हो गईं। वो कोई नॉर्मल ऑफिस की फाइल नहीं थी भाई, वो तो मेरी खुद की पर्सनल जिंदगी की पूरी कुंडली थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी के ठीक बगल में मिंग यी और चू ली की पूरी डिटेल रिपोर्ट भी रखी हुई थी। मैंने मुड़कर उस सोफा पर मजे से सो रही जोंग किंग हान को देखा और अंदर ही अंदर अपने आप पर थोड़ा हंसने लगा। ये नखरे वाली मैडम हमेशा बोलती थी कि इसने आज तक मेरी बैकग्राउंड चेक नहीं की है, पर अब समझ आया कि बेचारी को फेक हिस्ट्री मिली थी। पर तभी वहां पर कुछ और भी खतरनाक रखा था जिसने मेरा इंटरेस्ट खींच लिया। वो एक दूसरी फाइल थी जिसमें जोंग किंग हान के उस सौतेले भाई का पूरा नाम था, जोंग यीचेन। उस पेपर पर मोटे अक्षरों में एक डेंजर वार्निंग टाइप की बात लिखी थी। बहुत छोटी उम्र से विदेश में रहने वाला ये लड़का अब वापस तियानहाई सिटी आने वाला है। पावर छीनने आ रहा है क्या? भाई खेल में तो अब असली मजा आएगा। मेरा दिमाग 1 सेकंड में क्लियर हो गया कि आज जो जोंग किंग हान इतनी टेंशन में थी उसकी असली वजह यही न्यूज थी। एक सौतेला भाई जो ठीक ऐसे टेंशन वाले टाइम पर वापस आ रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कोई बहुत पावरफुल सपोर्ट सिस्टम है। मेरे दिमाग में उस टाइम हजारों प्लान और आइडियाज चलने लगे। पर पता है फाइनल सोल्यूशन क्या निकला? सीधा जाकर इस बच्चे का गेम बजा देना चाहिए। सियापा खत्म। इतनी फेक प्लानिंग और पॉलिटिक्स खेलने से तो एक मर्डर करना 1000 टाइम्स इजी था। और वैसे भी पिछली बार जिसने हमारे कॉलेज में उस छुरी वाले ढीठ अटैकर को भेजा था वो 99% प्रोबेबिलिटी से यही लौंडा ही था। पर फिर मेरा दिमाग थोड़ा अटका। अगर मैंने इस जोंग यीचेन को टपका दिया तो उसका बाप जोंग झेनहान मेरा क्या करेगा? वो अपना पूरा गुस्सा मेरी किंग हान पर उतारेगा। अब मैं अपने ससुरे को तो उसके ही बेटे के साथ सुला नहीं सकता ना। मैं थोड़ी देर चुप रहा और एक लंबी सांस छोड़ी। उन पेपर्स को वापस उनकी ठीक जगह पर रख दिया और फिर जोंग किंग हान के उस भोले सोते हुए चेहरे को घूरते हुए धीरे से बड़बड़ाया, किंग हान, तूने तो सच में जैकपॉट मार लिया है। आगे से तुझे किसी को टपकाने के लिए किसी गुंडे को भाड़े पर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुश है ना तू? पर मुझे क्या पता था कि बेचारी मैडम की नींद शाम के 4 बजे तक नहीं खुलेगी। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे मर मर के जिंदा हो रहे थे और चीख रहे थे। आखिरकार जोंग किंग हान हल्के नशे में उबासी लेते हुए उठी। उसने नींद में ही अपने होठों के किनारे साफ किए, पर जब उसकी नजर मेरे इस मायूस और मरे हुए चेहरे पर गई तो उसने गुस्से से मुझ पर आंखें चढ़ाईं और अपने दिमाग में ही मुझे गालियां देना शुरू कर दी। ये लौंडा पूरा ढक्कन है। क्या ये मुझे सोफा से उठाकर अपनी गोद में लिटाकर नहीं सुला सकता था? उसे ये बात अंदर ही अंदर खा रही थी कि जब उसको जगना होता है तो मेरी ठरक नेक्स्ट लेवल पर होती है। और जब सच में मैंने उसे छूने का मौका दिया तो मैं बस मूर्ति बनकर बैठा रहा। किंग हाँ, आखिर तू जाग ही गई। यार मेरी तो भूख से जान निकल रही है। मेरे ठीक यही लाइन बोलते ही मेरे पेट ने भी मेरा फुल सपोर्ट दिया और जोर से गुड 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 की म्यूजिक प्ले कर दी। तब जाकर जोंग किंग हा को थोड़ा होश आया। ओहो, मैंने तुझे यहाँ स्पेशली एक साथ खाना खाने के लिए बुलाया था ना। सोते वक्त भूख थोड़ी ना लगती है, इसलिए बेचारे की भूख से मौत आने वाली होगी। तभी इसकी शक्ल ऐसी किसी बीवी जैसी हो गई है जिसको डांटा गया हो। वो एकदम रोते हुए बच्चे जैसा मुंह बनाए मुझे घूर रहा था। उसकी आवाज में थोड़ी सी माफी वाली फीलिंग भी आ चुकी थी। शाओरन, तू पूरा गधा है क्या? तू चुपचाप भूखा बैठा रहा
तुझसे इतना नहीं हुआ कि श्याओकी को ऑर्डर देकर कुछ खाना मंगा ले? ये बोलकर वो झटके से उठी। उसने सीधा वर्क डेस्क का टेलीफोन उठाया और श्याओकी को तुरंत कुछ ऑर्डर करके लाने को बोला। मैंने एकदम बेशरम सी ढीठ हंसी। अरे यार, तू इतने मजे से सो रही थी तो मेरा तुझे जगाने का मन ही नहीं किया। वैसे तेरे घर का वो बेड सच में बहुत खराब है। पिछली रात तो तुझे उस पर सोने में बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। जोंकिंग हा का चेहरा इस कमेंट पर हल्के से लाल हो गया। अच्छा ठीक है, तुझे ये पता तो चला, पर एक बात सुन, तुझे शुक्र मनाना चाहिए कि मेरा वो बेड सिर्फ सख्त था। अगर वहां पर किसी भी घटिया या अजीब चीज की महक आ रही होती ना, तो मैं तेरा गेम वहीं दी एंड कर देती। मेरी सारी चौड़ निकल गई और मैं एकदम नल्ले की तरह चुप हो गया। भाई मैं आगे कुछ बोलता उससे पहले ही थोड़ी देर में श्याओकी हमारा खाना लेकर पहुंच गया। और क्या किस्मत है, वो कोई नॉर्मल खाना नहीं बल्कि वही हॉट पॉट था जिसका ऑर्डर मैडम पहले ही दे चुकी थी। मैंने उस करोड़पति वाले चमचमाते ऑफिस को देखा। भाई वहां बैठकर ये लोकल हॉटपॉट खाना मुझे अंदर से थोड़ा कचरा वाली फीलिंग दे रहा था। पर जोंकिंग हा ने तुरंत ढीठ बनकर एक पेयर चॉपस्टिक्स मेरी तरफ बढ़ाई और पागलों की तरह एक्साइटेड होकर बोली, जल्दी कर श्यावरन, फटाफट उसमें सब्जियां और मीट बॉल्स डाल दे, भूख से जान जा रही है, जल्दी शुरू करते हैं। ठीक उसी वक्त मैं ठहर गया और कुछ डीप सोचने लगा और अचानक उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा सवाल फेंक दिया। किंग हा, क्या तू मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बता सकती है कि तेरा बाप असल में कैसा आदमी है? मैंने अपने सामने बैठी उस बर्फ जैसी ठंडी मैडम को देखा और आखिरकार अपने दिल के अंदर छिपा हुआ सवाल पूछ ही लिया। पर उसके बाद जोंकिंग हा ने जो बोला वो सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर बिजली गिरा दी हो। उसने मुझे सच बताया कि वो इस अरबपति कंपनी की जो बॉस बनी बैठी है वो सब सिर्फ एक दिखावा है। उसके बाप ने उसे सिर्फ एक प्यादा बनाकर रखा है ताकि उसके छोटे भाई के लिए रास्ता साफ हो सके। वो तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए इस कुर्सी पर बैठी है। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसका बाप उसके साथ हमेशा बर्फ जैसा ठंडा और दूर दूर रहता था और अब तो हद हो गई थी। उसका बाप चाहता था कि जिस कंपनी को उसने अपना खून पसीना एक करके बनाया है वो सब कुछ चुपचाप अपने उस सौतेले भाई जोंग इचिन के हाथ में दे दे। जोंकिंग हा ने अपने आप पर एक मजाक उड़ाते हुए हंसी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी आग और जिद थी जो हिल नहीं सकती थी। श्यावरन, पावर एक ऐसी चीज है जिसे एक बार पाने के बाद कोई भी ढक्कन उसे खोना नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तो क्या मैं अपना सब कुछ किसी और को खैरात में दे दूं? अगर बात यहाँ तक आ गई ना तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, चाहे दोनों की जान चली जाए। ये सब सुनने के बाद मुझे लगा जैसे मैंने अपने दिमाग में एक फाइनल डिसीजन ले लिया हो। मैंने हंसते हुए उसकी आंखों में आग डालकर देखा। किंग हान, तू बिल्कुल सही बोल रही है। जो चीज तेरी है उसको पाने के लिए तुझे लड़ना पड़ेगा। तुझे इस बात से खाक फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाकी लोग क्या प्लान कर रहे हैं। मेरा ये पूरा सपोर्ट देकर उसके अंदर का सारा डर और टेंशन खत्म हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और एकदम डरते डरते छोटी आवाज में पूछा, श्यावरन, अगर कभी ऐसा दिन आया जब मैं जोंग फैमिली की बॉस नहीं रही और मेरे पास एक रत्ती भर भी पैसा या पावर नहीं बची, तो क्या तू तब भी? पर उसकी लाइन पूरी होने से पहले ही मैंने उसे बीच में टोक दिया। हाँ, मैं तब भी तुझसे बहुत प्यार करूंगा। मैं हंस रहा था और मैंने ठीक उसी टाइम एक मीट बॉल अपने चॉपस्टिक से उठाकर उसके बाउल में डाल दिया। और वैसे भी तेरे पास मैं हूं ना, तो तू कभी भी खाली हाथ या गरीब नहीं हो सकती। सिर्फ इस एक पल में जोंकिंग हान की आंखों में आंसुओं की एक लेयर जमा हो गई। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और इमोशनल हो गई थी। पर मैंने अचानक अपना चेहरा ठीक उसके चेहरे के सामने कर दिया और एकदम फेक एक्टिंग करते हुए शॉक्ड होने का नाटक किया। अरे बाप रे किंग हान, तू तो रो रही है। क्या तू मेरी बातों से इतनी इमोशन हो गई? जोंकिंग हान को झटका लगा और वो डर गई। उसने तुरंत अपना हाथ आंखों पर लगाया। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि मैंने उसको बेवकूफ बनाया है। उसने गुस्से और शर्म से अपने दोनों हाथ आगे किए और मेरे सिर को पकड़कर किसी कुत्ते की तरह पूरी ताकत से रगड़ना शुरू कर दिया। कमीने श्यावरन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? आज मैं तेरा सिर घसीट घसीट कर पूरा टकला कर दूंगी। मैं बस रोते हुए रहम की भीख मांगने का नाटक कर रहा था और उसे आराम से अपनी गोद में मजे से मारपीट करने दे रहा था। उसकी बाकी सारी टेंशन और दुख बस इस एक छोटे से पल में हवा हो चुके थे। पर भाई, अच्छे टाइम की किस्मत हमेशा खराब होती है। ठीक उसी टाइम जब हमारा खाना खत्म हुआ और जोंकिंग हान वापस घर जाने की तैयारी कर रही थी, मिंग यी का अचानक से कॉल आ गया। उसने बताया कि दुकान पर 2 लोग आए हैं जो कोई बिजनेस डील करने चाहते हैं, पर उस ढक्कन ने ये नहीं बताया कि आखिर किस चीज की डील करनी है। उन दोनों ने स्ट्रिक्टली डिमांड की थी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही मिलना है। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो मैंने जोंकिंग हान को बाय बोला। उसका चेहरा एकदम पूरा उतर गया था और वो साफ नाराज दिख रही थी। जब वो गाड़ी में बैठ रही थी तो उसने मुझे फुल स्ट्रिक्ट टीचर की तरह वार्निंग दी, मिस्टर श्यावरन, जल्दी से अपना कचरा काम निपटाना। अगर तूने मुझे ज्यादा टाइम तक वेट करवाया ना तो इसका अंजाम मौत से भी बुरा होगा। और हाँ, अपने उस पुराने और ठरकी वर्कर के साथ घूमना बंद कर दे। मैं किसी अच्छे बच्चे की तरह लगातार हाँ में सिर हिलाता रहा। मैंने उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखा और फिर सीधा अपनी दुकान की तरफ निकल गया। पर जैसे ही मैंने दुकान के अंदर कदम रखा, मैंने देखा कि मिंग यी आंगन में आराम से सो रहा था और खर्राटे मार रहा था।
और दुकान के ठीक अंदर एक बूढ़ा आदमी और एक मिडिल एज्ड आदमी शांति से बैठे थे। वो बूढ़ा आदमी मुझे देखते ही स्प्रिंग की तरह खड़ा हो गया और उसकी दोनों खतरनाक आंखें मुझ पर लॉक हो गईं। पर वो मिडिल एज्ड आदमी वहीं आराम से बैठा रहा और उसने मुझे किसी ऑफिसर की तरह सिर से लेकर पैर तक स्कैन करना शुरू कर दिया। पर मैंने बस एक ठंडी नजर से उस बूढ़े को देखा और मेरा दिल एक सेकंड के लिए नीचे बैठ गया। ये वही तो नहीं है जो दिन में कॉलेज के बाहर काली गाड़ी में था, जिसके अंदर से एक भयानक पावर की फीलिंग आ रही थी। तो तू ही ये रन है ना, ऐसी कबाट खाने जैसी पॉन शॉप चलाकर कुछ पैसे वैसे कमा भी लेता है क्या? वो मिडिल एज्ड आदमी सबसे पहले बोला। उसकी आवाज में एकदम फुल एटीट्यूड और बेइज्जती भरी हुई थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। पर मेरी आवाज एकदम बर्फ जैसी ठंडी और नॉर्मल थी। मैं आराम से चलकर गया और अपनी कुर्सी पर ढीठ बनकर बैठ गया। ठीक ठाक ही है, बस खाने पीने का गुजारा हो जाता है। मेरी जो बिजनेस डील है ना, वो कचरे और आम लोगों के साथ नहीं होती। मेरा ये चौड़ वाला एटीट्यूड देकर उस आदमी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने अकड़ के साथ एक ठंडी सांस छोड़ी और सीधा अपना असली रूप दिखा दिया। मेरा नाम झोंग जेन हान है। मैं झोंग किंग हान का सगा बाप हूँ। ये नाम सुनते ही मेरी आंखों में पहली बार कोई हल्का सा रिएक्शन आया। अच्छा, तो यही वो कचरा बाप है जो मेरी किंग हान का सब कुछ छीनना चाहता है। तब जाकर मैं आराम से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। मैंने डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप में पानी भरा और उनके सामने टेबल पर पटक दिया। पर मेरी आवाज अभी भी मौत जैसी ठंडी थी। क्योंकि तू झोंग किंग हान का बाप है, इसलिए मेरा तुझे ये पानी पिलाना बनता है। अब भूख, कौन सी डील करनी है? झोंग जेन हान की आंखें गुस्से से और भी काली और खतरनाक हो गईं। उसका गुस्सा आसमान फाड़ कर बाहर आने ही वाला था, पर उसे अचानक मिस्टर ली की वो वार्निंग याद आ गई जो दिन में उसने दी थी। तो उसने अपने गुस्से के उस उबाल को वापस अंदर निकल लिया। पर जैसे ही वो अपना मुंह खोलने वाला था, बगल में खड़े मिस्टर ली के मुंह से अचानक एक फटी हुई चीख निकली। उसने अपनी सूखी और हड्डी जैसी उंगली से मेरी तरफ इशारा किया, ठीक उस रिंग की तरफ जो मैंने अपने हाथ में पहनी हुई थी। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ भरा था जैसे कोई मौत का भूत देख लिया हो। झोंग जेन हान ने उसकी उंगली की डायरेक्शन में देखा। अगले ही पल उसकी आंखें फटकर बाहर आने को तैयार हो गईं और उसके चेहरे पर ठीक वैसा ही डर और शौक था जैसा मिस्टर ली के चेहरे पर था। उन्हें शायद ठीक से ये आइडिया नहीं था कि इस रिंग का असली मतलब और पावर क्या है, पर उन्होंने 1000 साल पुरानी एक भयानक कहानी जरूर सुन रखी थी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की कहानी जिसका नाम झोंग शैंग था। हजारों साल से ये नाम बड़े बड़े पावर वाले लोगों के दिमाग में एक भयानक बुरे सपने की तरह बसा हुआ था। उस 1000 साल पुरानी कहानी में बताया गया था कि ये छोटा बच्चा जिसका शरीर बीच से काटकर 2 टुकड़े कर दिया गया था, उसने अपने खून से सने हाथ में एक आखिरी सिक्का कसके पकड़ा हुआ था और उसने रोते हुए अपने पागल बॉडीगार्ड से उसकी मौत का बदला लेने की भीख मांगी थी। किसे पता था कि खून में डूबा हुआ वो एक सिक्का हजारों साल तक चलने वाली एक मौत की सीरीज शुरू कर देगा। झोंग शैंग, वो पागल बॉडीगार्ड, आगे चलकर मौत का फरिश्ता बन गया। उसने अपने हाथों से दूसरी प्रजाति के राजा का सिर काटकर धड़ से अलग किया था और उस राजा के माथे की हड्डी को घिस घिस कर एक सबसे पावरफुल बोन रिंग बनाई थी। और इस वक्त ठीक उन दोनों के सामने वो रिंग जो इस दुनिया में एब्सोल्यूट मौत और खात्मे का सिंबल थी, वो आराम से मेरी उंगली पर चमक रही थी। झोंग जेन हान का डर के मारे पूरा आत्मा कांप गया। उसकी नजर में ये झोंग शैंग नाम ही इतना खतरनाक था जैसे किसी ने उसके दिल पर एक पूरा पहाड़ रख दिया हो। इस मौत वाली ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये जो फैमिली के अंदर का फेक पॉलिटिक्स और ड्रामा चल रहा था, ये सब तो छोटे बच्चों के गेम से भी घटिया लग रहा था। पर मैंने उसके इस फटी हालत और डर को एक रत्ती औकात नहीं दी। मैं तो आराम से और बेशरम की तरह अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और मैंने झोंग किंग हान को एक इस वाला इमोजी भेज दिया। उस बाप के लिए भले ही आसमान टूटकर जमीन पर गिर जाए, ये बहुत बड़ी बात थी, पर मेरे लिए मेरी किंग हान के एक सिंगल मैसेज से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी इम्प नहीं था। तुम लोग यहाँ किसी डील की बकवास करने आए थे ना, भोंकना शुरू करो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। मैंने अपना सिर तक ऊपर उठाकर उन्हें नहीं देखा और मेरी आवाज में बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडक थी। झोंग जेन हान की अब कहाँ औकात बची थी किसी बिजनेस डील के बारे में भोंकने की। उसका चेहरा डर के मारे कंप्लीटली वाइट हो चुका था, जैसे किसी मुर्दे का हो। उसको बस वहां से अपनी जान बचाकर भागने की जल्दी थी। नहीं, कुछ इम्प नहीं था। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मैंने आराम से 2 कचरे जैसे लफ्ज उसके मुंह पर फेंके, निकल ले। पर जैसे ही वो पलटकर भागने वाला था, ठीक उसके बगल में खड़ा वो नेशनल चैंपियन मिस्टर ली अचानक मेरे ठीक आगे आकर 90 डिग्री तक पूरा झुक गया। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी जब उसने पूछा, मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, मुझे बता दीजिए, अगर आपने मुझे जान से मारने की ठान ली तो आपको मुझ पर कितने अटैक्स करने पड़ेंगे? मैं अभी भी अपने फोन पर बिजली की स्पीड से टाइप कर रहा था और मैंने बिना ध्यान दिए आराम से अपनी एक उंगली हवा में उठाई और उस बूढ़े के चेहरे के सामने हल्का सा हिला दी। ये एक उंगली देकर मिस्टर ली की आंखों की रोशनी और पावर खत्म हो गई। वो अपने आप में ही पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, सिर्फ एक अटैक? सच में इस दुनिया में मुझसे भी बहुत खतरनाक लोग जिंदा हैं। किसे पता था कि अगले ही सेकंड में अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करूंगा और एक ऐसी बर्फीली और मौत वाली नॉर्मल आवाज में बोलूंगा जिसने उसकी बची खुची रूह भी निकाल दी। एक अटैक नहीं, सिर्फ 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर इस सो कॉल्ड टॉप नेशनल चैंपियन
मार्शल आर्टिस्ट की आंखों की वो चमक हमेशा के लिए छिन्न भिन्न हो गई। उनको वहां मुर्दा बनने छोड़कर मैं सीधा अपने कमरे में चल दिया और अपने फोन स्क्रीन पर जोंग किंग हान की डांट फटकार देखने लगा। मेरा चेहरा एकदम मास्क बदलने की तरह चेंज हो गया। किंग हान यार, तू यहाँ नहीं थी तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि रात को खाने में क्या बनाऊं। फालतू की इधर उधर की बातें करना बंद कर। तूने मेरा मैसेज तुरंत 1 सेकंड में रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने पागलों वाली स्पीड से टाइपिंग करके अपने ढीठ होने का एक्सक्यूज देना शुरू किया। अरे यार किंग हान, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तेरे बारे में ही डीप सोच में डूबा हुआ था, इसलिए ध्यान नहीं रहा। किसके पास से सीखी है तूने ये सब बकवास? इतनी मक्खन लगाने वाली बातें कब से आने लगी तुझे? मैंने अपने फोन की स्क्रीन को देखा और एक एकदम कमीनी और शैतानी हंसी दी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ने लगी। किंग हान, तू जिस कंबल में सोकर गई थी ना, उसमें से अभी भी तेरी एकदम मस्त और कातिल खुशबू आ रही है। तू एक नंबर का ठड़की लफंगा है। जल्दी से कॉल कर मुझे अभी की अभी। पर इससे पहले कि मैं उसको वापस फोन मिलाता, अगली सुबह बहुत जल्दी मैं नींद में था कि मुझे दरवाजे के ठीक बाहर वही सेम जानी पहचानी कदमों की आवाज सुनाई दी। जोंग किंग हान सीधा मेरी दुकान तक पहुंच चुकी थी और वो भी सुबह सुबह। मेरा दिल तेजी से धड़का और दिमाग में घंटी बजी। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आंखें बंद की और सोने का फर्स्ट क्लास नाटक शुरू कर दिया। मेरा ढीठपन का एक्सपीरियंस मुझे बोल रहा था कि जब भी जोंग किंग हान के ठीक आगे सोने की एक्टिंग करो तो 100% कुछ ना कुछ मस्त और खतरनाक रिवॉर्ड मिलता है। और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। कमरे का दरवाजा बहुत धीरे से खुला और उसकी वो पागल करने वाली स्वीट खुशबू 1 सेकंड में मेरी नाक में घुस गई। उसके ठीक बाद जोंग किंग हान चोरों की तरह दबे पांव मेरे बेड के ठीक पास आकर रुकी। उसका एक बेहद सॉफ्ट और नरम हाथ धीरे से मेरे सफेद बालों में घुसा और मसाज करने लगा। भाई मैं बता नहीं सकता कि मैं अंदर ही अंदर खुशी से कितना पागल हो रहा था।